नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर नेतड़ स्वागत करता हूं आपका पाठक क्लासेज गोविंदपुरा जयपुर में। आज हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर विषय के बारे में। भाई एग्रीकल्चर क्या है, इसकी क्या महत्वता है और भारत के लिए किस प्रकार से ये उपयोगी है। भारत के अलावा राजस्थान या कोई सा भी अपना जो राज्य है उनके अंदर इसकी क्या क्या स्थितियां हैं और किस प्रकार प्रोडक्शन अपने यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आज बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर की। देखो बेटा, एग्रीकल्चर, ठीक है बेटा जी। देखो हम इसको करते हैं थोड़ा जीरो लेवल से स्टार्ट, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो इसको मैं थोड़ा जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल छोटे से लेवल से। आपको रटना कुछ नहीं है, इसमें से रटना कुछ नहीं है, समझना है, ध्यान देना है। देखो एग्रीकल्चर, देखो इसको अगर दो भागों में तोड़ा जाए तो ये निकल के आते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है और दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है और एक एग्री और कल्चरा, ठीक है बेटा जी। एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रिक और कल्चरा से। अब इन दोनों का अपने अपने जो क्षेत्र हैं उनमें इन दोनों का अलग अलग मतलब निकलता है। मतलब जैसे हम एग्रिक की बात करें, इधर से कल्चर की बात करें। देखो बेटा, एग्रिक का मतलब होती है भूमि, या हम कह सकते हैं मृदा। भूमि या मृदा होता है इसका मतलब। और कल्चरा का मतलब होता है कर्म करना, कर्म करना। दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के दोनों शब्द हैं, एग्रिक और कल्चर। एग्रिक का मतलब होता है भूमि या फिर कह सकते हैं इसको अपन मृदा, और कल्चरा का मतलब होता है कर्म करना। अतः हम कह सकते हैं भूमि या मृदा के ऊपर कर्म करके जो फसल उत्पादन किया जाता है वो एग्रीकल्चर कहलाता है। इसी के साथ में देखो इसको अपन दूसरे बात करें तो इसको जैसे कहते हैं अपन कृषि। क्या कहते हैं इसको? कृषि भी कहा जाता है। शुद्ध हिंदी का शब्द है कृषि, इसको कहा जाता है। अब देखो बेटा, ये जो शब्द है, ये कृषि जो शब्द, ये संस्कृत जो कृषि शब्द है वो संस्कृत की एक धातु लगी हुई है इसके अंदर। संस्कृत की क्या लगी हुई है? धातु। वो कौन सी धातु है? कृष। कृषि जो शब्द है वो संस्कृत की धातु लगने से बना है। धातु कौन सी है इसमें? कृष धातु है, जिससे क्या बना है? कृषि बना है। और इसका जो सामान्य अर्थ होता है, इस कृष का जो अर्थ होगा वो देखो सीधा सा होता है, सींचना, जोतना, आकर्षित करना। ये होता है इसका किसका मतलब? कृषि का। अब देखो एग्रीकल्चर है, इसके बारे में अपन ने दो चीजों की बात की। एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है बेटा जी। दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों का अर्थ जैसे एग्रिक का हो गया भूमि, आप इसको कह सकते हो मृदा। कल्चरा का मतलब हो गया कर्म करना, मतलब मृदा सतह पर या भूमि के अंदर कर्म करके फसल उत्पादन लेना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। इसी के साथ में जो कृषि शब्द है ये संस्कृत की धातु, संस्कृति क्या है? धातु कृष, और इस कृष से बना है। इस कृष का अर्थ होता है सींचना, जोतना, आकर्षित करना। और ये सभी की सभी जो क्रियाएं हैं वो हमेशा कहाँ की जाती है? फील्ड पर की जाती है। अब देखो अपन ये भी जानते हैं अपना जो भारत है, अपना जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। और लगभग पूरे भारत की 70% जनसंख्या, पूरे भारत की 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे निर्भर करती है? कृषि के ऊपर निर्भर करती है। अपन मानते हैं तो देखो जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो भारत ऐसा देश है जो जनसंख्या के मामले पर दूसरे स्थान पर आता है, और चाइना है वो प्रथम स्थान पर आता है। और अपने इस भारत की जो टोटल जनसंख्या है उसका लगभग 70% जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ज्यादातर
कृषि के ऊपर डिपेंड होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। किसका जुआ है? मानसून का जुआ। भारतीय कृषि क्या है? मानसून का जुआ है, क्योंकि भारतीय जो कृषि है वो ज्यादातर मानसून पर ही निर्भर करती है। ये तो एक छोटी सी बात हुई जो आप सभी को आती है। एग्रीकल्चर दो शब्दों से बना है, ठीक है बेटा जी। कृषि जो शब्द है वो संस्कृत की धातु कृष से बना है और कृषि प्रधान देश है, ये भी आप सभी जानते हो। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। मानसून का, अपने भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। और इसका लगभग जो जितने 70% लोग हैं वो क्या करते हैं? कृषि पर ही निर्भर करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी इसका और थोड़ा सा डिटेल करते हैं और कृषि के इतिहास के बारे में जानते हैं अपन। किसके बारे में? कृषि के इतिहास के बारे में, ठीक है बेटा जी। चलो देखो, ऐसा माना जाता है पूरे विश्व में भारतीय कृषि की जो सभ्यता रही है वो सबसे अव्वल रही है। पूरे विश्व में भारतीय कृषि की जो सभ्यता रही है वो सबसे अव्वल रही है, ये आप सभी जानते हो। इसके लिए एक अपना एक संस्थान है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि संगठन। इसे क्या कहते हैं? खाद्य कृषि संगठन। इनके अंदर कार्यरत डॉक्टर मेहरा साहब, खाद्य कृषि संगठन के अंदर कार्यरत डॉक्टर मेहरा साहब ने कहा, जिस समय सरस्वती नदी का उद्गम का पता चला, जिस समय सरस्वती नदी के उद्गम का पता चला, तभी ये निर्णय हो गया था या ये मान लिया गया था, भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो एक वर्ष में 2 खेती लेता है एक साथ। एक वर्ष में कितनी खेती लेता है? 2 खेती लेता है। और किसने कहा था? ये डॉक्टर मेहरा साहब ने। इन्होंने कहा था सरस्वती नदी का उद्गम का जैसे ही पता चला था उसी समय ये क्लियर हो गया था कि भारत ही वर्ष में एकमात्र ऐसा देश है जो एक वर्ष में कितनी खेती करता है? 2 खेती करता है। अब जैसे देखते हैं अपन, तो जैसे देशी हल के विकास की बात करते हैं। देशी हल का विकास, जो देशी हल था उसका विकास हुआ था 2900 ईसा पूर्व। देशी हल का विकास कब माना जाता है? 2900 ईसा पूर्व ही माना जाता है। पहले जो मनुष्य था वो जंगलों में रहा करता था, पहाड़ों में रहा करता था। उसका एक उद्देश्य हुआ करता था, सिर्फ अपनी भोजन प्राप्ति करना। अब उसने क्या किया? अपने भोजन की प्राप्ति के लिए क्या किया? जानवरों को मारना, उनको खाना, ये सब काम उसके चलते रहते थे। जैसे जैसे उसको उपयोगिता का ज्ञान हुआ वैसे वैसे उसने इनको पालना शुरू किया। जो फसलें थी उनको उगाना स्टार्ट किया और उसके बाद में जैसे जैसे उनको ज्ञान होता गया वैसे वैसे ही कृषि का क्या होता गया? विकास होता गया। अब बात करते हैं जो एग्रीकल्चर है, अपनी एग्रीकल्चर है, इसकी शाखाएं भी बहुत सारी है। लेकिन शाखाओं से पहले मैं और बता देता हूं आपको एग्रीकल्चर के बारे में ही। देखो, मैं बात करता हूं सन 1899 1900 की। ये ऐसा समय है जो भारत को हमेशा याद रहेगा। ये ऐसा समय है जो भारत को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस समय भारत के अंदर अकाल पड़ा, बहुत ही भयंकर। क्या पड़ा? अकाल पड़ा। और ये कब पड़ा? 1899 और 1900 के मध्य भारत में अकाल पड़ा। और इस अकाल को छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। इस अकाल को क्या कहा जाता है? छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तो देखो सन है, लेकिन अपने चलती है विक्रम
संवत। और जब ये अकाल पड़ा 1899 1900 में, उस समय अपने यहाँ पर जो विक्रम संवत थी वो 1956 थी, इसलिए इस अकाल को क्या कहा जाता है, छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। एक बात क्लियर हो गई। भारत के अंदर अकाल कब पड़ा, 1899 और 1900 के मध्य भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल को क्या नाम दिया गया है, छप्पनिया अकाल। क्यों दिया गया है, क्योंकि इस समय अपनी जो विक्रम संवत थी वो क्या थी, 1956, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, छप्पनिया अकाल कहा जाता है। अब देखो समय आपको दिख रहा है 1899, तो अपने को यह भी पता है इस समय अपना जो भारत था उस पर अंग्रेजों का राज था। किनका राज था, अंग्रेजों का राज था। अपना जो भारत था उस पर किसका राज था, अंग्रेजों का राज था। और अंग्रेजों का जो अधिपति था, जो अपने भारत को संभाल रहा था, वाइसराय लॉर्ड कर्जन। यह भी कभी पूछ लिया जाए, छप्पने अकाल के समय ब्रिटिश अधिपति अपने भारत में कौन था, तो कौन था, वाइसराय लॉर्ड कर्जन था, जो यहां पर अपने भारत को संभाले हुआ था। उसने जब ये त्रासदी का माहौल देखा, जगह जगह पर जन धन माल की बहुत ज्यादा हानि हुई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो इसने ये सोचा भाई क्यों ना ऐसी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए जो कृषि है उसको मजबूत बनाया जा सके। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो कृषि है उसको क्या बनाया जा सके, मजबूत बनाया जा सके, ताकि आगे भविष्य में अगर ऐसा अकाल पड़ता है तो इतनी ज्यादा माल की या जन की हानि न हो। इस चीज को देखते हुए सन 1904 में भारतीय सरकार ने, किसने, भारतीय सरकार ने कृषि बोर्ड की स्थापना की। किसकी स्थापना कर दी, कृषि बोर्ड की स्थापना कर दी। 1904 में किसकी स्थापना की गई, कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं फिर इसको मिटाता हूं। सन 1899 और 1900 के अंदर भयंकर काल पड़ा, अकाल था छप्पनिया अकाल। क्यों कहा जाता है, विक्रम संवत थी 1956 इसलिए कहा जाता है। इस समय अपने अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों का जो ब्रिटिश अधिपति था वो था वाइसराय लॉर्ड कर्जन। उसने ये सब त्रासदी देखी, उसका दिल थोड़ा पसीजा, तो फिर उसके बाद में 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। देखो आगे चलते हैं। अपने कहा है 1904 में क्या हुआ, कृषि बोर्ड की स्थापना। ठीक, इसके नेक्स्ट ईयर 1905 में, ये देखो सन थोड़ी याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत बार पूछा भी गया है। कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई, पूसा की स्थापना कब हुई, पूसा का प्रथम नामकरण कब चेंज हुआ, द्वितीय नामकरण कब चेंज हुआ, ये सब चीजें पूछ ली जाती है, इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं है। 1905 के अंदर बिहार में गंडक नदी के किनारे एक प्रयोगशाला स्थापित की गई। क्या की गई, प्रयोगशाला स्थापित की गई, और प्रयोगशाला थी फिप्स प्रयोगशाला, जिसे क्या कहा जाता है, पूसा, जिसे क्या कहा जाता है, पूसा कहा जाता है। देखो ये फिप्स प्रयोगशाला, पूसा मतलब फिप्स ऑफ यूएसए, इसका पूरा नाम होता है फिप्स ऑफ यूएसए। ये नामकरण इसको इसलिए दिया गया क्योंकि दानदाता को सर्वदा याद रखने के लिए, जो दानदाता थे उनको सर्वदा याद रखने के लिए इसका नाम क्या कर दिया गया था, पूसा रख दिया गया था। और ये पूसा की स्थापना, ऐसा पूछा जाता है, पूसा की स्थापना कब हुई, 1905 में हुई। कहाँ हुई, बिहार में गंडक नदी के किनारे पर हुई। और ये पूसा का पूरा नाम क्या है, तो फिप्स ऑफ यूएसए पूसा का पूरा नाम माना जाता है। अब देखो सर्वप्रथम 1911 में, सर्वप्रथम 1911 के अंदर इस पूसा का पहली बार नामकरण चेंज हुआ। 1911 में पहली बार इस पूसा का नामकरण चेंज हुआ और ये नामकरण था IIAR, मतलब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च,
सर्वप्रथम 1911 के अंदर पूसा का नामकरण चेंज हुआ, और नाम क्या था पूसा का, कौन सा रखा गया, IIAR, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका नामकरण रखा गया। उसके बाद में सन 1919 में इसका फिर से नामकरण चेंज हुआ। सन 1919 में इसका क्या कर दिया गया, फिर से नामकरण चेंज कर दिया गया, और इसका नया नाम निकल के आया IARI। क्या निकल के आया, IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या निकल के आया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये नामकरण कब रखा गया, 1919 के मध्य यह नामकरण रखा गया। अब देखो यहां से चलता रहा इसका सिस्टम। अब सन 1933-34 में, सन 1933-34 में अपन ने कहा क्या है, जो ये पूसा थी ये कहाँ थी, बिहार में थी। बिहार में कहाँ थी, गंडक नदी के किनारे थी। तो ये अभी भी वहीं पर है, गंडक नदी के किनारे पर ही है अभी तक। तो अब 1933-34 में इस बिहार में कुछ भूकंप के झटके देखे गए, जिस कारण इस जो पूसा की इमारत थी, पूसा की इमारत वो क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, डैमेज हो गई। अतः इसको 1936 में, अतः इसको 1936 के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया पूसा को, और कहां ले आ गए, नई दिल्ली में। कहां लेकर आ गए इसको, नई दिल्ली के अंदर ले आए। कब ले आए, 1936 के अंदर। और ये आज भी जो पूसा संस्थान है जिसको IARI के नाम से कहा जाता है, वो आज भी कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा एक सन और आती है इसके बीच के अंदर, जो है आपकी 16 जुलाई 1929। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सन है, क्योंकि इस सन को ICAR, इंडियन काउंसिलर एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्या की गई, इस समय स्थापना की गई। ठीक है बेटा जी। अब देखो ये एक खास बात और है बेटा, सन 1932 में ICAR द्वारा एक गाय की भी नस्ल निकाली गई है। सन 1932 में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेरे ध्यान में आ गया। इस ICAR द्वारा 1932 के अंदर अपने भारत की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, साहिवाल। साहिवाल कहां से निकल के आई है, ये ICAR के द्वारा ही निकाली गई है। और कब निकाली गई है, 1932 के मध्य इसको निकाला गया है। अब देखो आगे चलते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा। अपन ने ICAR की बात की, ठीक है बेटा, और इसकी स्थापना भी बताई अपन ने 16 जुलाई 1929। अब यहां से एक बात तो ये याद रखना, प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को ICAR दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ICAR दिवस। और कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष कितनी जुलाई को, 16 जुलाई को ICAR दिवस मनाया जाता है। अब यहां से कभी कभी पूछ लेते हैं ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे, है ना। तो ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे, डॉक्टर BP पॉल। ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे, डॉक्टर BP पॉल। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि भाई ICAR के प्रथम जो महानिदेशक थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर BP पॉल। अब देखो यहां तक ये चलो बात चल रही है, ठीक है बेटा जी। अब देखो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अपनी कृषि की क्रियाएं चलती रही, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोटो था वो ये था कि किसी भी प्रकार से जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके उत्पादन को कैसे भी बढ़ाया जाए। जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके उत्पादन को क्या किया जाए, कैसे भी बढ़ाया जाए। अब देखो इस समय मैं बात करता हूं 1963 की, कब की बात करता हूं, सन
1963 की। और एक महान वैज्ञानिक हुए जिनको कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको कृषि के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये आए 1963 में भारत भ्रमण पर, और नाम क्या था इन वैज्ञानिक का, नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। और ये आए 1963 में भारत के अंदर, जिन्हें बोने गेहूं का जनक माना जाता है। बोने गेहूं का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर एनी बोरलॉग को। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक भी नहीं माना जाता है भाई, विश्व में हरित क्रांति के जनक भी किन्हें माना जाता है, एनी बोरलॉग को। ठीक है, अब देखो जब इनका भ्रमण हुआ अपने भारत में, तो एनी बोरलॉग साहब से आईसीआर के जो महानिदेशक थे डॉक्टर बीपी पॉल, ठीक है, और IARI के जो अध्यक्ष थे स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही, समझने की कोशिश करो। देखो फिर से समझा रहा हूं, 1963 में भारत भ्रमण पर कौन आए, एनी बोरलॉग साहब आए, जिन्हें क्या कहा जाता है, बोने गेहूं का जनक माना जाता है, और विश्व में हरित क्रांति का भी क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। इनसे मिले कौन, ICAR के जो महानिदेशक थे बीपी पॉल, और IARI के जो अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के क्या माने जाते हैं, ये जनक माने जाते हैं। किसके, भारतीय हरित क्रांति के, और विश्व में हरित क्रांति के माने जाते हैं एनी बोरलॉग। इनका आपस में मिलान हुआ, अपनी अपनी समस्याएं रखी। अब यहां से देखो 1963 की बात है, अपन बात करते हैं तो एक हरित क्रांति शब्द चलता, आपने सुना हो तो, हरित क्रांति, हरित क्रांति। और ये हरित क्रांति जैसे इनका मिलान हुआ उसके बाद में स्टार्ट हो गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था खाद्यान्न उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करना। खाद्यान्न उत्पादन में क्या करना, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करना। और ये किसके प्रयासों से संभव हुआ, एनी बोरलॉग साहब और MS स्वामीनाथन साहब, इनके प्रयासों से हरित क्रांति भी क्या हुई, सफल हुई। लेकिन इसकी सफलता बहुत से राज्यों में नहीं मिली, कुछ ही ऐसे राज्य थे जिनको हरित क्रांति में सफलता मिली। और हरित क्रांति का जो शुभारंभ था वो हुआ 1966-67 के अंदर। हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ वो कब हुआ, 1966-67 के अंदर, भारत के अंदर। इसका जो मुख्य नारा था, हरित क्रांति का जो मुख्य नारा था वो था अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ। ये क्या था, हरित क्रांति का मुख्य क्या था, नारा था अधिक से अधिक क्या उपजाओ, अन्न उपजाओ। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था, जैसे जैसे भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे कृषि का आकार जोत घटता जा रहा था, और जो भूमिगत जल स्रोत है वो भी अपना क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आगे की अगर कभी कोई अकाल की ऐसी कुछ प्राकृतिक घटनाएं हो तो भारत पूर्णतः अपने आप पर निर्भर रहे और अधिक से अधिक अन्न का भंडारण कर सके। ठीक है बेटा जी, देखो अब यहां से दे दिया। अब देखो हरित क्रांति जो शब्द था, हरित क्रांति शब्द, मैं शब्द की बात करता हूं। हरित क्रांति जो शब्द था, यह शब्द दिया था विलियम गॉड। हरित क्रांति जो शब्द था ये किसने दिया, विलियम गॉड ने दिया। ठीक है बेटा जी, एक बार फिर से देख लो, हरित क्रांति का शुभारंभ कब हुआ, 1966 और 67 में। इसका मुख्य जो नारा था, मोटो था, वो क्या था, अधिक अन्न उपजाओ। और जो हरित क्रांति शब्द दिया था वो किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था। आगे देखते हैं, जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है वहां पर आप जैसे नोट्स भी इसके बनाते जाइए, जिससे आगे के लिए आप भूले नहीं।
अब देखो, इस हरित क्रांति में जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो सिर्फ खाद्यान्न फसलें थी। सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलें, सबसे ज्यादा कौन सी फसलें थी? खाद्यान्न फसलें थी। और खाद्यान्न फसलों में हरित क्रांति में 6 फसलों का चयन किया गया। मुख्य रूप से कितनी फसलों का चयन किया गया? 6 फसलों का चयन किया गया। और उनमें मुख्य रूप से थी गेहूं, धान, मक्का, जवार, बाजरा और रागी। इन फसलों का क्या किया गया? चुनाव किया गया। और बहुत ज्यादा इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? जोर दिया गया। लेकिन इन फसलों में ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। इन चारों फसलों में हरित क्रांति को ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। और सबसे ज्यादा जो सफलता हाथ लगी वो पहले नंबर पर गेहूं को लगी। पहले नंबर पर किसको लगी? गेहूं को। और दूसरे नंबर पर किसको लगी? धान को लगी। ठीक है बेटा जी। और पूरे भारत के अंदर ऐसे सिर्फ 2 ही राज्य थे जिनके अंदर हरित क्रांति को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ज्यादा वहां से अन्न उपजाया गया और बहुत ज्यादा इनकी बुआई की गई। और वो 2 राज्य थे, पंजाब व हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, ये ऐसे 2 राज्य थे जहां पर सबसे ज्यादा हरित क्रांति को सफलता मिली। इस समय अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इस समय अपनी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने खुश होकर इस हरित क्रांति पर एक डाक टिकट भी जारी की थी भाई। डाक टिकट भी निकाली थी। किसके ऊपर? हरित क्रांति के ऊपर। हरित क्रांति के उपलक्ष्य में क्या निकाली गई थी? डाक टिकट भी निकाली गई थी। ये हुआ आपकी हरित क्रांति भी मैंने इसमें ले ली है क्योंकि ये आ गया चैप्टर, तो इसलिए मैंने हरित क्रांति भी इसी के अंदर ले ली है, जो मेरे हिसाब से आपको वैसे भी पड़ी हुई होगी। और इसको जो भी है आराम से इसके नोट्स भी आप बना सकते हो। आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा, पहले के जमाने में क्या था, लोग जो खेती किया करते थे वो अपनी अलग अलग भाषाओं में प्रत्येक को नाम दिया करते थे। जैसे पुराने जमाने में अक्षत, पुराने जमाने में देखो धान, जो धान उनके नाम हुआ करते थे अक्षत, कनक, सूत, श्रीफल। पुराने टाइम में जैसे अक्षत कहा जाता था चावल को, अक्षत किसे बोला जाता था? पहले चावल को। कनक बोला जाता था गेहूं को, सूत बोला जाता था कपास को, और श्रीफल बोला जाता था नारियल को। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और बता देता हूं, यहां से कंफ्यूज मत होना। श्रीफल नारियल को भी बोला जाता है और बील पत्र को भी बोला जाता है भाई। बेल पत्र, इसको भी क्या बोला जाता है? श्रीफल बोला जाता है। ये पहले के नाम थे। अक्षत मतलब चावल, कनक मतलब गेहूं, सूत मतलब कपास, श्रीफल मतलब नारियल या बेल। दोनों को जो बील पत्र था उसको बोला जाता था। जैसे जैसे अपन मानते हैं भारतीय संस्कृति जैसे बड़ी है, अपन तो ये भी मानते हैं क्योंकि भारतीय कृषि सबसे प्राचीनतम कृषि है विश्व में। यही बात याद रखना बेटा, विश्व की सबसे प्राचीनतम जो कृषि संस्कृति है वो किसकी है? भारत की है। क्योंकि इसके बहुत सारे प्रमाण अपने को मिले हैं। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई है, तो उनके अंदर जुते हुए खेत, पहियों वाली गाड़ी, अनाज के भंडारण हेतु अलग से, है ना, ये सारे के सारे मिले हैं। तो उनसे ये पता लगाया जा सकता है कि उस समय में भी कृषि की जाती थी। जैसे महाभारत आप उठाकर देखते हो, महाभारत जो आप उठाकर देखते हो तो उसके अंदर भी नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर को, भाई हे राजन, ज्यादा से ज्यादा तालाब, बावड़िया, कुआं खुदवाए जाए ताकि हम अधिक से अधिक क्या कर सके? फसलों की बुआई कर सके। तो अपनी कृषि का इतिहास सबसे अलग रहा है। इसके अलावा एक किताब आई थी भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषि का इतिहास, और इस किताब को लिखा था डॉक्टर एम एस रंधावा जी।
और इस बुक में भारतीय कृषि के इतिहास के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से भी इसके बारे में बताया गया है। अब चलो बेटा जी, ये तो हुई मैंने सामान्य सी जनरल सी बातें की है आपके साथ। अब देखो, अब चलते हैं जो अपनी एग्रीकल्चर है, जो पहले ही अपने बढ़ते लिखी थी, एग्रीकल्चर। देखो इस एग्रीकल्चर की शाखाएं हैं, एग्रीकल्चर की क्या है, बहुत सारी शाखाएं हैं, और इनके बारे में भी मैं आज चर्चा कर ही लेता हूं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा है। एग्रीकल्चर की शाखाएं देखो, इसकी मुख्य रूप से तो 3 शाखाएं तो है ही हैं, जो प्रत्येक बच्चा जानता है। मुख्य इसकी क्या है, 3 शाखाएं हैं, जिनमें सबसे पहले जैसे एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी जिसके अंदर फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध का वर्णन किया जाता है। एग्रोनॉमी जिसमें क्या किया जाता है, फसल उत्पादन का और भूमि प्रबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये वैसे भी एग्रोनॉमी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, एग्रोन और नोमोस से बना है, मतलब फील्ड और मैनेजमेंट। फील्ड और मैनेजमेंट, ये जैसे अपन पार्ट में चलेंगे इसके बारे में और वर्णन करेंगे, लेकिन अभी बात करें अपन एग्रीकल्चर की शाखाओं की, तो शाखाएं सबसे पहली कौन सी हो जाती है, एग्रोनॉमी शाखा हो गई, जिसके अंदर मुख्य रूप से किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, एक तो फसल उत्पादन पर और एक भूमि प्रबंध पर। फिर आता है आपका हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है बेटा जी। देखो हॉर्टिकल्चर है, इसके अंदर फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, इनके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर आती है एनिमल हैजबेंड्री, एनिमल हैजबेंड्री आप कह सकते हो इसको पशु पालन, और ये आपको जैसा नाम है वैसा ही है, पशुपालन मतलब पशुओं की प्रजनन संबंधी, उनके नस्लों संबंधी, उनके वितरण संबंधी, उनके जो पोष आहार है उनके संबंधी, उनके रोगों से संबंधी सभी जानकारियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एनिमल हैजबेंड्री के अंदर किया जाता है। फिर आ सकता है आपका मछली पालन, जिसे आप कहते हो फिशरी, मछली पालन, जिसे क्या कहते हो आप, फिशरी, फिशरी। अब इसका भी देखो मछली पालन, नाम ही दिख रहा है मछली पालन, मतलब मछलियों से संबंधित है, और इसमें जितना भी अध्ययन किया जाता है वो किससे संबंधित किया जाता है, मछलियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एक है जैसे एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, जिसमें मधुमक्खियों और शहद के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा लेक कल्चर है आपका, जो लाख उत्पादन से संबंधित है। जो लेक कल्चर है वो किससे संबंधित है, लाख उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा मसूर उत्पादन है, मशरूम, मसूर नहीं बेटा, मशरूम उत्पादन, मशरूम उत्पादन जिसके अंदर मशरूम की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा पोल्ट्री है, पोल्ट्री मतलब जिसके अंदर ज्यादातर मुर्गी पालन के बारे में जानकारी ली जाती है। देखो पोल्ट्री के अंदर मुर्गी नहीं बेटा, मुर्गी के अलावा भी जैसे तीतर, कलहंस, हंस, बटेर ये भी पाले जाते हैं, जो भी किसके अकॉर्डिंग आते हैं, पोल्ट्री के अंदर ही आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाली जाती हैं वो सबसे ज़्यादा किसको पाले जाते हैं, पोल्ट्री के अंदर मुर्गियों को पाला जाता है सबसे ज़्यादा। जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है कृषि प्रसार शिक्षा। कृषि प्रसार मतलब जितने भी, जैसे प्रसार का मतलब आप जानते हो किसी भी चीज का आगे से आगे बढ़ावा करना, वो होता है प्रसार। तो कृषि से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं उनको किसानों से एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और एक से दूसरे स्थान में इनकी जानकारियों का ज्ञान देना, ये क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसके अंदर कृषि लागत और व्यय का वर्णन किया जाता है। भाई कितनी लागत आ रही है और कितना अपन इसको बेच रहे हैं, क्या इसके अंदर मुनाफा हो रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है।
इसके अलावा जैसे एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान, फसलों पर जितने भी कीट लगते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, उनका से निजात पाना है, उनका नियंत्रण करना है। ये सारा का सारा सिस्टम किसमें देखा जाता है, एंटोमोलॉजी में किया जाता है। जैसे प्लांट पैथोलॉजी, मतलब पादप रोग विज्ञान, पादपों में जो रोग लगते हैं उनके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये होती हैं एग्रीकल्चर की शाखाएं, जिनमें मुख्य रूप से देखो ज्यादातर जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर की शाखाओं मानते हैं तो सबसे ज्यादा इन तीनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा ये भी हैं सारी की सारी जो भी क्या है एग्रीकल्चर की ही शाखाएं हैं। ठीक है बेटा जी, देखो भारत का जो किसान है वो आज भी अपनी रोटी, कपड़े और मकान के लिए कृषि पर ही निर्भर है। भारत का किसान है वो अपने जो रोटी, कपड़ा और मकान की जो भी आवश्यकताएं होती है उनसे क्या करता है कि किस पर निर्भर रहता है, एग्रीकल्चर पर ही निर्भर रहता है। इसीलिए कहा जाता है जो कृषि शब्द है ये अपने आप में बहुत विस्तृत शब्द है। कृषि जो शब्द है ये अपने आप में क्या है, विस्तृत शब्द है, एक शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर फसल उत्पादन, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, लाख पालन, मशरूम, पोल्ट्री, एक्सटेंशन, सारों का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। इसलिए ये क्या है अपने आप के अंदर ही क्या है एक बहुत बड़ा क्या है विस्तृत शब्द माना जाता है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, जो भी आपकी सॉल्यूशन है उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, और इसको देख लेना एक बार, नोट्स भी बनाते रहिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। इसमें कोई अगर कोई माइनरली कोई मिस्टेक अगर कुछ भी है या फिर आपको कुछ और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि अगले जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, जो नेक्स्ट क्लास डालेंगे उसके अंदर पहले आपका क्या करें, सॉल्यूशन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।